नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज का जो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है वो आर ओ के हम यहाँ पर मैथ रीजनिंग के कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल हमसे पूछा गया था, इन चार अक्षर समूहों में से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत को चिन्हित करें। हमें चार ऑप्शन में जो असंगत होगा, भिन्न होगा, उसे बताना था। तो ये हमारे चारों ऑप्शन कैसे फॉलो हो रहे थे हमारे, जैसे हमारे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी। हमें पता है 26 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। जब हम 26 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 13 एक तरफ रहेंगे ऊपर को और 13 नीचे। तो ए बी सी डी से लेकर और एम जो हमारा 13वें नंबर पर आ जाता है वो लास्ट हमारा यहाँ पर रहेगा। फिर जब हम यहाँ से एन से शुरू करते हुए एन ओ पी इस प्रकार शुरू करते हुए जेड पे जाएंगे तो इस प्रकार हमारे 13 एक दूसरे के अपोजिट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस सीरीज़ में चल क्या रहा था, जैसे एक्स वाई जेड हमारे तीन लास्ट के वर्ड होते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है सी के अपोजिट एक्स है। वहीं जब आप इसको पूरी तरह अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखेंगे तो आपको दिखेगा एच के अपोजिट एस हमारा आ जाएगा। वहीं उसी प्रकार आई के अपोजिट हमारा आर आ जाएगा और फिर के अपोजिट हमें पी मिल जाएगा। इसी प्रकार डी के अपोजिट हमें डब्लू मिल जाएगा और जे के अपोजिट हमें यहाँ पर क्यू मिल जाएगा। परंतु लास्ट सवाल में हमें ए के अपोजिट जेड तो मिल जाएगा, परंतु एफ के अपोजिट डब्लू हमें नहीं मिलेगा। एफ के अपोजिट हो जाता है हमारा यू, ना कि डब्लू। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा यहाँ पर फोर्थ। आपको यहाँ पर इसी प्रकार अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटकर यहाँ पर लिख देना है। अगला सवाल है हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में माइंड को IMDN के रूप में लिखा जाता है तो गेम को उसी भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा। बेसिक सा सवाल है, आपको दिख रहा है ये स्टार्टिंग के दो वर्ड आपस में चेंज हो जा रहे हैं और जो लास्ट के दो वर्ड है वो आपस में यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं। जैसे MI है तो ये IM हो जा रहा है, ND है तो ये DN हो जा रहा है। तो उसी प्रकार गेम में भी आप इस पहले के दो वर्ड ऐसे चेंज करेंगे, G और A को आप A और G लिखेंगे, M और E को आप E और M लिखेंगे। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक झुंड में कुछ गाय बैल एवं 45 मुर्गियाँ हैं। प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है। बैलों की संख्या गायों से दुगनी है। यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वाला सहित 186 कम है तो वहाँ कितने ग्वाले हैं। सवाल में दिया क्या क्या है, हमें वो नोट करना है। हमें गाय दी है, बैल दी है, मुर्गियाँ और एक हमारे पास ग्वाला। चार लोग हैं हमारे इस सवाल में। करना कैसे है, जैसे जैसा आपको सवाल कह रहा है आपको वो चीज़ें यहाँ पर नोट कर देनी है। बेसिक सा सवाल है। मान लीजिए गाय की संख्या है हमारे पास x, तो बैल की संख्या कितनी हो जाएगी। हमें कह रहा है यहाँ पर बैलों की संख्या जो है गायों से दुगनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाय आपने x ली है तो बैल आपके आ जाएंगे। यहीं पर हमें कह रहा है बैलों की संख्या गायों से दुगनी है। गाय की संख्या है x तो बैलों की हो जाएगी हमारी 2x। वहीं बात करें मुर्गियों की, मुर्गी हो जाएंगे हमारे पास 45। आपको यहाँ पर इस टाइप से समझना है। अब यहाँ पर आपको ग्वाले भी हैं और ग्वालों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी। हमें कह रहा है प्रति 15 जानवर पर एक ग्वाला, यानी कि जितने भी जानवर होंगे जब आप उन्हें 15 से भाग करोगे तो आपके पास ग्वालों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे मान लीजिए 45 गाय हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर माना 45 गाय, तो आप सीधे सीधे 45 गाय पे हमें कह रहा है प्रति 15 जानवर पर एक ग्वाला है तो 45 गाय पर कितने ग्वाले हो जाएंगे। तो आप 15 से भाग दे देंगे। इस प्रकार आप बताएंगे 3 ग्वाले रहेंगे इन गायों को देखने के लिए। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी समझना है। ग्वाले हो जाएंगे हमारे पास इन जानवरों की संख्या, इन दोनों की संख्या, यानी कि x + 2x 3x हो जाएंगे हमारे पास टोटल ये जानवर। और ये 45 हमारे पास मुर्गियाँ भी हो जाएंगी। और इन्हें हमें क्या करना है, 15 से भाग दे देना है, जैसे आपने वहाँ पर सीखा है। तो 15 से जब आप इन्हें भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x/15
प्लस 45/15, इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/5 और 15 से ये 3 बार कट जाएगा, तो x/5 प्लस 3 हमारे पास ग्वालों की यहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो इस पूरे को ना लिख के आप यहाँ पर मिटा सकते हैं। और यहाँ पर x/5 प्लस 3, इस प्रकार आपकी यहाँ पर ग्वालों की संख्या आ गई। अब सवाल में जब आप आगे चलते हैं, हमें कह रहा है यदि कुल सिरों की संख्या, तो अब आप सिरों की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको पता है एक गाय का एक ही सिर होता है, तो वो तो हमारा x आ जाएगा। वहीं बात करें बैल के कितने सिर होते हैं, आप कहेंगे एक ही सिर होता है, सेम 2x। मुर्गी का भी हमारा एक ही सिर होता है 45। और वहीं बात करें ग्वाला, तो आपको पता है प्रत्येक ग्वाले का भी एक ही सिर होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x। इस प्रकार ये हमारे सिरों की यहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपके पास 3x और 45 प्लस 3 48 हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 48, और ये भी आप यहाँ पर लिख देंगे x/5। उसके बाद आपको करना क्या है, x वाले टर्म हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 3x प्लस x/5 प्लस 48। एलसीएम आप लेंगे 5 आ जाएगा, ये यहाँ पर इंटू हो जाएगा 15x प्लस x, और यहाँ पर अलग से ये 48 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x/5 प्लस 48। यहाँ पर आपको यही समझना है, ये 16x/5 प्लस 48 हमारे पास क्या आया, सिर्फ सिरों की संख्या, उनके सिरों की संख्या आई अभी तक। आपको यहाँ पर यही समझना है। तो यहाँ पर 16x प्लस 5 प्लस 48 को मैं मिटा के डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमारे पास आ जाएगी सिरों की संख्या 16x/5 प्लस 48। आपको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर समझ जाना है कि सिरों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। ये हो गई हमारे पास सिरों की संख्या। अब बात करी जाए उनके पैरों की संख्या। पहले आप पैरों की संख्या निकालेंगे। पैरों की संख्या आपको यहाँ पर ये समझना है, पैरों की संख्या कैसे निकलेगी। अब आपको पता है एक गाय के होते हैं हमारे पास 4 पैर, तो जब x गाय है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 4x। तो 4x तो हमारे गाय के पैर निकल गए। बैल के पैर की बात करें, बैल की संख्या है 2x, प्रत्येक बैल के 4 पैर, तो 2x इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x। मुर्गी के हमें पता है 2 पैर होते हैं, 45 मुर्गी है तो पैर हो जाएंगे हमारे पास 90। ग्वाले के आपको पता है, ग्वाला यानी कि आदमी के हमारे पास 2 पैर हो जाते हैं, तो x/5 प्लस 3 में आप 2 की गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में x/5 प्लस 3, 2 पैर आदमी के, ग्वाले के। ग्वाला कितना है हमारे पास x/5 प्लस 3 यहाँ पर। और ये जो है हमारे पास, हमें यहाँ पर समझना है ये सिरों की संख्या है, हमें यहाँ पर मिक्स नहीं करना है। ग्वालों की संख्या अभी तक आपने यहाँ पर लिखी, अब हम पैर काउंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 8x, 12x हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये हमारे पास 90 हो जाएगा। 2 की इंटू में अंदर दोनों के साथ करूँगा, 2x/5 आ जाएगा प्लस 6। आपको यहाँ पर ये समझना है। उसके बाद जब आप x वाली टर्म को साथ में काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x प्लस 2x/5 प्लस 90 और 6 को आप जोड़ेंगे तो 96 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप इन दोनों में 5 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 60x प्लस 2x प्लस 96। यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप से सवाल किया जा रहा है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट 62 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 62x/5।
62x अपॉन 5 प्लस ये 96। 62x अपॉन 5 प्लस 96 ये क्या हो जाएगा आपके पास, पैरों की संख्या। और 16x अपॉन 5 प्लस 48 क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल सिरों की संख्या। आपको यहाँ पर यही समझना है। तो इसे यहाँ पर मिटा के मैं 62x अपॉन 5 प्लस 96 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। 62x आपको यहाँ पर ये समझना है। अब हमें कह रहा है यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है, यानी कि पैरों की जो संख्या हो जाएगी और सिरों की जो संख्या हो जाएगी उनके बीच का डिफरेंस 186 हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया है। तो पैरों की संख्या आपको पता है डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर। पैरों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 62x अपॉन 5 प्लस 96 माइनस और सिरों की संख्या 16x अपॉन 5 प्लस 48। तो माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे 16x अपॉन 5 प्लस 48। इस टाइप से आपका यहाँ पर सवाल हो जाएगा। जब आप इस माइनस से अंदर खोलेंगे ये आ जाएगा 62x अपॉन 5 प्लस 96। अब माइनस से आप अंदर के साइन भी चेंज करेंगे, 16x अपॉन 5 माइनस 48। और ये किसके बराबर बोला गया था हमें, 186 के। तो आप साथ में 186 भी यहाँ पर नोट करेंगे। अब आपको करना क्या है, एक्स वाले टर्म फिर से एक साइड ले लेना है और ये नंबर वाले एक साथ सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 62x अपॉन 5 में से जब 16x अपॉन 5 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46x अपॉन 5। और वहीं 96 में से आप जब 48 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। तो ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करके 62x अपॉन 5 में से इसे माइनस करके 46x अपॉन 5 और 96 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे तो 48। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस नंबर के 186। अब उसके बाद आपको करना क्या है, नंबर वाले टर्म एक साइड। तो आपको जब 48 यहाँ पर उधर ले जाएंगे प्लस का तो ये हो जाएगा वहाँ जाके माइनस। तो ये आ जाएगा आपके पास। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है प्लस का 96 है उसमें से 48 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 48 बचेगा जो कि प्लस का होगा। अब 48 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 46। ये वाली लाइन आप यहाँ पर देखेंगे 46x अपॉन 5 तो ऐसी रहेगा और 48 वहाँ जाके जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 138। अब उसके बाद आपको पता है 5 उधर जाके इंटू हो जाएगा और 46 डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 138 इंटू 5 अपॉन 46। अब आपको पता है ये 3 बार कट जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 गुणा 5 15। तो आपका x बराबर तो आ गया है 15। बस आपको यहाँ पर x ही पता करना था। उसके बाद आपसे सवाल में जिस भी चीज़ की यहाँ पर संख्या पूछी हो आप आराम से बता देंगे। गाय पूछे होते तो आप बता देते। आपसे पूछा गया है वहाँ पर कितने ग्वाले हैं, आपको पता है आपने x की वैल्यू निकाल दी 15, आपको यहाँ पर 15 रख देना है। 5 से जब आप 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाता है, 3 और ये वाला 3, टोटल हो गया हमारे पास 6। तो हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है 6 हमारा इस प्रकार आंसर हो जाएगा। सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है बट बेसिक तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे जैसे जैसे आपको सवाल में कहा गया है तो कहीं पर आपको मिस्टेक नहीं होगी और ना ही यहाँ पर किसी चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से आप यहाँ पर x या जिस भी चीज़ को आपको पूछा गया है आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से मनीष ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के हैं। हमें कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां है, यहाँ पर मनीष है ये ऊपर से 16वां है और नीचे से यही मनीष 29वां है। तो सबसे पहले तो आप टोटल इन छात्रों की संख्या निकाल दोगे, कितनी आ जाएगी, जब आप इसे ऐड करोगे तो 45 आ जाएगा।
परंतु उसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा। रीज़न आपको ये पता है कि मनीष को हम ऊपर से भी जोड़ रहे हैं और उसी मनीष को हम नीचे से भी जोड़ रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 44। जहाँ पर मनीष है उन छात्रों की संख्या तो आ गई हमारे पास 44। अब वो कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, +6। फिर कह रहा है 5 इसमें से असफल भी रहे, +5। तो ये जो हमारी संख्या आएगी 44 + 6 + 5, ये हमारे कक्षा में टोटल छात्र में मिल जाएंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55, 55 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारे पास, अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, सुबह कमला की नातिन है, अजय का सुबह से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, बेसिक सी चीज़ है, जैसे आपको सवाल में कहा गया आप वही नोट करेंगे। अजय और विजय भाई है, अजय और विजय यहाँ पर भाई हो जाएंगे। हमें कह रहा है राम विजय के पिता हैं, जो राम है वो विजय के पिता हैं। कमला राम की बहन है, कमला राम की बहन है। फिर हमें कह रहा है प्रेमा राम की भांजी है, प्रेमा राम की भांजी कब होगी, जब वो कमला की बेटी होगी। प्रेमा राम की भांजी है, वो कमला की जब बेटी होगी। फिर हमें कह रहा है सुबह कमला की नातिन है, अब सुबह कमला की नातिन कब होगी, जब वो कमला की बेटी होगी। तो सुबह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार आपका ये डायग्राम यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब सवाल में आपको जो भी पूछा हो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको पूछा है अजय का सुबह से क्या संबंध है, आपको दिख रहा है ये दोनों भाई बहन है, तो इनके जो बच्चे होंगे वो भी आपस में भाई बहन हो जाएंगे। AVP यानी कि अजय, विजय और प्रेमा, ये तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। हमें बोल रहा है अजय का सुबह से क्या संबंध है। आपको पता है प्रेमा की बेटी है सुबह, तो किसी भी भाई के लिए उसकी बहन की बेटी क्या हो जाएगी उसके पास, मतलब वो भाई क्या हो जाएगा उस बेटी का मामा। यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है अजय जो होगा इस लड़की का यहाँ पर मामा में मिल जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग है उतनी बार नए शब्द में प्रयोग होगा। हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और हमें कह रहा है कि इस शब्द से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, और हमें कह रहा है जितनी बार इस शब्द में कोई अक्षर दिया है वो बनने वाले शब्दों में भी सिर्फ उतनी ही बार हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आर एक बार है, तो इन शब्दों में आर किसी भी शब्द में यदि 2 बार आपको दिखे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वो शब्द गलत हो जाएगा। आर यदि यहाँ पर एक बार है तो उस शब्द में भी आर एक ही बार होना चाहिए। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वहीं जब आप देखेंगे इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको दिख रहा है इस शब्द में जो ये ई है वो एक है, परंतु ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको ई दिख रहा है और एक ई आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 ई, जो कि हमारा सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। IM और GH ये जैसे हमारे अंग्रेजी की वर्णमाला में जिस क्रम में आते हैं, यहाँ पर भी इनके बीच उतने ही अक्षर है। जैसे आपको पता है G और H के बीच अंग्रेजी में कोई अक्षर नहीं आता है, तो यहाँ इस शब्द में भी नहीं आ रहा है। वैसे ही I और M के बीच 3 अक्षर आते हैं, तो इस शब्द में भी 3 अक्षर ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 शब्द मिल जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, यदि इस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नवे लेटर के साथ बदलता है, और इसी प्रकार नवनिर्मित शब्द में बी के बाद कौन सा लेटर आएगा। आपको कह रहा है ये जो पहला लेटर है वो अंतिम लेटर के साथ बदलता है। आपको पहले यहाँ पर लेटर गिनना है। ये हो गए हमारे पास 10 लेटर, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। हमें कह रहा है जो पहला है वो 10वें नंबर पर जाएगा और जो 10वें नंबर पर है वो पहले नंबर पर आएगा। तो ये इस प्रकार चल रहा है, टी की जगह पर हमें कह रहा है ई, और ई की जगह पर हमें कह रहा है टी। फिर यू की जगह पर आएगा आपका सी, और सी की जगह पर यू, इस प्रकार। फिर आपके पास आ रहा है आर की जगह पर एन, और एन की जगह पर आर। फिर आपके पास आ रहा है बी की जगह पर ई, और ई की जगह पर हो जाएगा बी। फिर यू की जगह पर एल, और एल की जगह पर यू। तो इस प्रकार आपका नया शब्द बन गया है। अब आपसे पूछा है बी के बाद कौन सा लेटर आएगा,
तो बी के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर आर। ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या था, पहले और 10वें को आपस में बदलना था, फिर दूसरे और 9th नंबर पर जो है उसे आपस में यहाँ पर बदल देना था। अगला सवाल है हमारे पास, सामान्य पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या वाला फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत है। हमें यहाँ पर पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी फलक में। इस प्रकार के सवालों में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, आपको 2 पासे यहाँ पर ले लेना है जहाँ पर आपको सेम डिजिट कॉमन दिखे। उसके बाद आपको सेम साइड चलना है, जैसे आपने लिखा 3, फिर 2, फिर 5, फिर 3 1 4, 3 1 4। आपको पता है 5 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 1 है, तो हमें पता है सामान्य पासा हमारे पास 1 से 6 तक होता है। अब यहाँ पर जब 3 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधे सीधे हमें पता है 3 के विपरीत 3 नहीं आएगा, किसी भी पासे में सेम डिजिट 2 बार रिपीट नहीं होती है, तो 3 के विपरीत हमारे पास 6 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 6 के विपरीत हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत पूछा था, आप बताएंगे इस प्रकार, ऑप्शन सी यहाँ पर। अगला सवाल है हमारे पास, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई हैं और उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये 5 + 7 + 2 = 725 दिया गया है, 690 = 906 और हमें पूछ रहा है 8 + 4 + 3 किसके बराबर होगी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आपको यहाँ पर बेसिक सा सवाल आपको दिख रहा है, सिर्फ नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे ये 5 यहाँ पर पहले नंबर पर है तो 5 जा रहा है हमारा तीसरे नंबर पर, ये 7 दूसरे नंबर। 725 कैसे बन रहा है आप कहेंगे, पहले दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर आपके पास तीसरा नंबर आ जाएगा और फिर अंत में पहला नंबर आ जाएगा। यहाँ पर भी 690 है तो ये 906 कैसे बन रहा है, पहले आपके पास दूसरा नंबर आ रहा है, फिर तीसरा नंबर आ रहा है, फिर पहला आ रहा है, तो 2 3 1 इस प्रकार आपके नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पता है दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 3 और पहला नंबर है 8, तो 4 3 8 438 हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 11 सवाल है हमारे पास, नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि भाग के चिन्ह को माइनस के साथ बदला जाता है और LHS में संख्या 5 को संख्या 4 के साथ बदला जाता है। ये हमारे पास समीकरण दी गई थी, आप अपने पेपर में यहाँ पर सही कर लेंगे अगर यदि मिस प्रिंट है। 120 - 4 / 5 = क्वेश्चन मार्क, और हमें यहाँ पर साइन की जगह पर साइन को चेंज करना है और संख्या पे 4 और 5 को आपस में यहाँ पर चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120, माइनस की जगह पर हमें कह रहा है डिवाइड को करना है और 4 की जगह पर 5 को, इस प्रकार हमारा यहाँ पर ब्रैकेट बन जाएगा। प्लस माइनस की जगह पर आप यहाँ पर माइनस कर देंगे डिवाइड की जगह पर, और 5 की जगह पर आपने 4 कर देना। हमें सवाल में 4 और 5 को आपस में बदलने के लिए कह रहा है और माइनस और डिवाइड को आपस में बदलने के लिए कह रहा है। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24 - 4 यानी कि 20, और 20 हमें दिख रहा है हमारा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हमारा सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, प्रश्नवाचक के लिए निम्न का समाधान करें। हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो इस सवाल बेसिक सा सवाल है, प्लस माइनस करना था, परंतु कैसे करना है आपको इस सवाल में यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बोर्ड मास आ जाता है हमारे पास, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो इस प्रकार आपको इसी सीक्वेंस में इस सवालों को सॉल्व करना है। जहाँ पर आपको यदि ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, जो कि हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ऑफ दिख रहा है उसके बाद वो भी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यानी कि उसके बाद आप पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा प्लस आ जाएगा और फिर माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 510.5। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदन और विला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करे बैठे हैं। पजल वाला सवाल है हमारे पास। आपको पहले लोग गिनने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको इन्हें एक वृत्ताकार मेज में बैठाना है केंद्र की तरफ मुंह करके। टोटल लोग हैं हमारे पास 8। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज बना देंगे। अब यहाँ पर हमें कह रहा है जो पलक है वो विला के दाएं से तीसरे और क्विंसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो पलक है यहाँ पर
पलक आप लिख देंगे। पलक जो है वो विला के दाएं से तीसरे, तो दाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा, जब विला खुद यहाँ पर होगा और सब अंदर को देख रहे हैं तो दाएं इधर घूमेगा विला का, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, विला के दाएं से तीसरा पलक है। और क्वींसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। क्वींसी के बाएं से यहाँ पर क्वींसी आ जाएगी हमारी, क्वींसी के बाएं से तीसरे स्थान पर हमारा यहाँ पर पलक आ जाएगा। फिर आपको कह रहा है श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आपको पहले तो यहाँ पर लोग गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है टोटल पूरे सवाल में 8 लोग हैं, 7 ये हैं, तो 8 नंबर वाला इधर होगा, ना कि इनके कहीं बीच में। तो इस प्रकार हमारे 8 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब सवाल में यहाँ से आगे चलना है। श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आपको यहाँ पर ना ही श्याम दिख रहा है, ना ही आप यहाँ पर अभी तिमिर को बैठा सकते हैं। फिर आपको कह रहा है वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये भी आप यहाँ पर अभी नहीं बैठा सकते, ना ही आपको यहाँ पर वंदन दिख रहा है, ना ही रमेश। फिर आपको कह रहा है जो तिमिर है वो क्वींसी का पड़ोसी नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है जो तिमिर है, ना वो तिमिर यहाँ है और ना ही यहाँ है, क्योंकि ये और ये क्वींसी के पड़ोसी हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है तिमिर जब इन दोनों में नहीं है तो तिमिर 1 2 3 इन तीनों के बीच कहीं होगा। और हमें कह रहा है जो श्याम है वो तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मान लीजिए तिमिर यहाँ पर है और श्याम जो है इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला और दूसरा, हमारा गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर तिमिर को यदि रखेंगे हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो कह रहा है सवाल में श्याम जो है दाएं दूसरा है, परंतु जब हम दाएं देखते हैं तो पलक दूसरी हो रही है, तो तिमिर यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको पता है तिमिर अब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तिमिर जब हमारा यहाँ पर आएगा तो श्याम उसके दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार श्याम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी एक जगह यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब हमें कह रहा है जबकि उमंग ना तो तिमिर और ना ही विला का पड़ोसी है। अब जो एक उमंग है ना ही वो विला का पड़ोसी है, ना कि यहाँ ना ही यहाँ, और ना ही वो तिमिर का पड़ोसी है, तो उमंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आपको एक एक स्टेप करके पजल सॉल्व करनी है। अब जब आपका उमंग यहाँ पर आ गया, अब आपके पास 2 लोग बच रहे हैं। अब हमें कह रहा है श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। फिर हमें कह रहा है वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यदि रमेश यहाँ पर होगा और वंदन यहाँ पर होगा तो वो रमेश के दाएं से दूसरे स्थान पर हो रहा है, परंतु सवाल में हमें बाएं बोला गया है, तो हमारे पास आ जाएगा रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जब रमेश यहाँ पर होगा तब जाके वंदन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये पूरी पजल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब आपसे पूछा है क्वींसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, सब ने अंदर को मुंह करा है, ये क्वींसी बैठी है, तो इसका दाएं इधर होगा, तो आप बताएंगे क्वींसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, वंदन। ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और y अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि z x और y के ठीक मध्य में है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो x और z के बीच कितने व्यक्ति हैं। हमें कह रहा है किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, ये x है, ये इधर से 14वें स्थान पर है, और y अंत से 17वें स्थान पर है। अब इधर से y आ रहा है, y जो है 17वें स्थान पर है। हमें यहाँ पर दोनों का स्थान मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर पहले टोटल बच्चे गिनने हैं, 14 17 हो जाते हैं हमारे पास 31, 31 बच्चे यहाँ तक, और इधर से यहाँ तक 31 बच्चे हमारे पास आ गए। टोटल बच्चे कितने हैं, कह रहा टोटल व्यक्ति 48, तो यानी कि 48 में से जब आप 31 को घटा दोगे उतने व्यक्ति यहाँ बीच में बैठेंगे। तो 48 में से जब आप 31 को घटाओगे तो आपके पास बीच में यहाँ पर बैठ रहे हैं 17 व्यक्ति। x और y के बीच आपको यहाँ पर 17 व्यक्ति मिल चुके हैं। अब हमें कह रहा है z जो है x और y के ठीक मध्य में है, तो ठीक मध्य में आपको यहाँ पर दिख रहा है, कैसे निकालेंगे। यदि z एक व्यक्ति यहाँ पर है, इन दोनों के बीच टोटल 17 हैं, तो z के अगल बगल यहाँ पर 8 आ जाएंगे और यहाँ पर 8 आ जाएंगे।
अब आप जब दोनों के बीच इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 8 और 8 16 और एक जेड खुद हो जाएगा 17। तो 17 हमारे इस प्रकार बैठ जाएंगे। अब आपको सवाल में पूछा गया था एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्स और जेड के बीच आपको यहाँ पर दिख रहा है कितने व्यक्ति हो जाएंगे हमारे 8। इस प्रकार हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। चारों बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है। हमें सबसे हल्का बैग यहाँ पर बताना है। हमें कह रहा है बैग टी केवल एस से हल्का है, यानी कि बाकी सबसे भारी है। बैग टी केवल एस से हल्का है। हमें कह रहा है वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। डब्ल्यू टी से हल्का है और वी जो है डब्ल्यू से हल्का है सेकंड लाइन में यहाँ पर। इस प्रकार हमारे हम यहाँ पर चारों का स्थान हमें मिल जाएगा। सबसे भारी एस, फिर टी, फिर डब्ल्यू, फिर वी। हमें पूछा गया था कौन सा बैग सबसे हल्का है। आपको दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में हमें वी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। वी हमारा जो होगा सबसे हल्का बैग हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास यदि 15 को हम 9 लिख रहे हैं, 10 को 4 लिख रहे हैं, 20 को 8 लिख रहे हैं, तो 5 को किस प्रकार लिखेंगे। इसमें हमारा हो क्या रहा था, आपको करना क्या था, इन दोनों की यहाँ पर गुणा करनी थी 15 और 3 की। आपके पास 45 आ जाता और उसे आपको 5 से डिवाइड करना था, यानी कि जो दोनों नंबर है इनको गुणा करके 5 से भाग करना है हर उसमें। तो जब आप 5 से 45 को भाग देंगे तो हमारे पास ये 9 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों की गुणा करके आपको 20 मिलेगा, उसे आप 5 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार आप जब इन्हें गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, उसे आप 5 से भाग देंगे तो आपको ये 8 मिल रहा है। तो इसी प्रकार आप इनको गुणा करके और 5 से भाग देंगे तो 2 और 25 को गुणा करके 50 आ जाएगा और उसे आप जब 5 से भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पर 10 हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा। हमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये हमारा कैसे फॉलो हो रहा है, जब आप देख रहे हैं अंकों में प्रत्येक में आप 4 की गुणा कर रहे हैं। 2 में आप 4 की गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 में 4 की करेंगे 32 आएगा, 32 में आप 4 की करेंगे तो 128 आ रहा है। अब 128 में जब आप 4 की गुणा करेंगे तो 512 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि नंबर तो हो जाएगा हमारा 512। तो इस प्रकार जब आपको दिख रहा है चारों में ऑप्शनों में से 512 हमारा किस में है, ऑप्शन बी, तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले 2 सम संख्याएं हैं। हमें कह रहा है ऐसी कितनी विषम संख्या कौन सी होती है हमारी, 1 3 5 7 इस प्रकार, और सम जो 2 से डिवाइड हो जाती है 2 4 6 8 इस प्रकार। हमें कह रहा है कौन सी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिसके तुरंत पहले 2 सम संख्या है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कौन सी ऐसी विषम संख्या है जिसके 2 पहले सम संख्या है, तो 7 वो विषम संख्या हो गई जिसके पहले 2 सम है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 है वो विषम संख्या हो गई, इसके पहले भी यहाँ पर 2 सम है। तो इस प्रकार हमारे सिर्फ ये 2 जोड़े हमें मिलेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु कितनी होगी। हमें यहाँ पर एज वाला सवाल है। हमें कहा गया है 4 लोग हैं, तो पति इसे मैं एफ से दिखा रहा हूँ फादर, और पत्नी को मैं एम से दिखा रहा हूँ। पुत्र को आप यहाँ पर पी से दिखा सकते हैं और पुत्री को डॉटर डी से दिखा सकते हैं, यानी कि ये इन चारों की वर्तमान आयु है। पति की एफ है वर्तमान आयु, पत्नी की एम है, पुत्र की पी है और पुत्री की यहाँ पर डी हो जाएगी। हमें कह रहा है पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। जो एफ है वो पुत्री से 3 गुना यानी कि 3D के बराबर हो जाएगा। और पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है, यानी कि P बराबर m/2, या फिर इसे आप कह सकते हैं m बराबर 2P। इस प्रकार भी आप इस इक्वेशन को यहाँ पर बना सकते हैं 2 उधर जाने के बाद। फिर आपको कह रहा है पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है।
यानी कि f माइनस m जो है वो 9 है। आपको यहाँ पर तभी समझ आएगा क्योंकि फादर से जब पत्नी अपनी पति से 9 वर्ष छोटी है, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 वर्ष है, तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। पुत्र जो है पुत्री से 7 वर्ष बड़ा, जो p है वो d+7 है। अब हमें कह रहा है बताइए माता की आयु कितनी होगी, यानी कि m की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, p बराबर है m/2, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे p बराबर m/2। वहीं d क्या है, f/3। कहाँ से आया d f/3, यहाँ से। f बराबर 3d है तो d बराबर f/3 हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये प्लस का 7, यानी कि d की जगह पर f/3 लिखा, p की जगह पर m/2 लिखा। कहाँ से लिखा, ये जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर बनी थी। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास m/2, ये f इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर 7। उसके बाद जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके यहाँ पर 6 3m 2f बराबर 7। तो 3m माइनस 2f, और ये 6 इधर चला जाएगा तो 42 हो जाएगा। 3m माइनस 2f बराबर 42। इस प्रकार हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, और m और f की एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसे आप लिख सकते हैं f बराबर 9 प्लस m। f माइनस m बराबर 9 है, तो ये माइनस का m उधर जाएगा, तो f बराबर 9 प्लस m हो जाएगा। तो 3m को आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, और f बराबर 9 प्लस m लिख दीजिए। m में हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें m की वैल्यू यानी कि माता की यहाँ पर आयु बतानी है। अब यहाँ से आप 3m माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 की अंदर गुणा हो जाएगी -18, फिर माइनस का 2m हो जाएगा बराबर 42 हो जाएगा। अब 3m में से जब 2m माइनस हो जाएगा तो 1m बचेगा, वहीं 42 और ये माइनस का 18 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। 18 और 42 को जोड़ के हमारे पास 60 आ जाएगा। हमें सवाल में यही बताना था, माता की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस आधे से यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में कुल 80 यात्री थे और यह बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर गई। तो बताइए आरंभ में कितने यात्री थे। बेसिक सा सवाल है, आपको कह रहा है एक बस में कुछ यात्री चलते हैं, तो हमें वो यात्रियों की संख्या यहाँ पर बतानी थी जो स्टार्टिंग में बस में यात्री बैठे हुए थे। इस प्रकार के सवालों को आप यहाँ पर बिना पेन चलाए ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें कह रहा है बताइए आरंभ में बस में कितने यात्री थे। आपने कहा ऑप्शन ए 25 यात्री थे उस बस में, यानी कि जब बस चल रही थी तो उसमें 25 यात्री बैठे हुए थे। तो अब देखिए यहाँ पर एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे, यानी कि वो 25 जो हमारा आंसर होने वाला है। आपने कहा वो निश्चित संख्या में यात्री कितने थे, 25 थे। अब वो कह रहा है पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतरेंगे तो 25 का आधा, यानी कि कोई आदमी मनुष्य आधा तो नहीं उतरेगा, वो कहीं ना कहीं इस संख्या में उतरेंगे, या तो 11 उतरेंगे या तो 12 उतरेंगे। जबकि आप 25 का आधा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5। पॉइंट में तो कोई आदमी नहीं उतरेगा, एक आदमी पूरा पूरा उतरेगा। यहाँ पर जैसे 11 आदमी उतर गए, 12 उतर गए, पर 12.5 आदमी कभी नहीं उतर सकते। तो ऑप्शन ए तो हमारा इस सवाल का यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इस प्रकार ऑप्शन बी में। यदि आपने माना एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे, मान लिया आपका आंसर है ऑप्शन 30। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर 30 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए उस बस में आप 25 की जगह पर आप यहाँ पर मानेंगे 30 यात्री थे, आपने माना 30 यात्री थे। अब वो कह रहा है पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, आधे यात्री उतर गए, यानी कि कितने बचे अब उसमें 15। अब वो कह रहा है फिर 35 यात्री और चले, तो अब वो टोटल यात्री कितने हो गए हमारे पास, 15 और 35 50 यात्री हो गए।
फिर हमें कह रहा है दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, तो 50 का 1/5 कितना होता है 10, यानी कि 10 यात्री उतर गए, तो कितने बचे अब 40। फिर हमें कह रहा है 40 यात्री और बढ़ गए, तो 40 हो गए हमारे पास टोटल 80। अब उसके बाद कह रहा है उसके बाद बस में कुल 80 यात्री थे, तो ये हमारी जो शर्त है इक्वेशन है वो पूरी सही बैठ रही है। हमें मिल चुका है 40 यात्री जब अंतिम रूप से चढ़ रहे हैं, टोटल 80 हो गए, जो कि उसने हमें यहाँ पर बोल दिया है कि उसके बाद बस में कुल 80 यात्री थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसमें और एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन सी को लेके चलना है तो आप मानेंगे यदि उसमें निश्चित संख्या ये 30 की जगह पर 40 थे। अब आप जब 40 को मानेंगे यहाँ पर, तो पहले स्टॉप पर बस के आधे यात्री उतर गए, यानी कि 20 उतर गए तो 20 ही रह गए। अब फिर 20 फिर 35 यात्री और चढ़े, तो यानी कि वो टोटल हो गए 20 और 35 55 यात्री हो चुके हैं। अब वो कह रहा है दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, यानी कि 55 का 1/5 कितना होगा 11 यात्री यहाँ पर उतर जाएंगे। तो बस से कितने हैं 55 में से जब 11 उतर जाएंगे 44। फिर हमें कह रहा है 40 यात्री चढ़ गए, तो ये कितने हो गए हमारे पास 40 और 44 84, परंतु उसने हमें लास्ट में बोल दिया कुल कितने होने चाहिए 80, जबकि यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं 84। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बस यही समझना था, बिना पेन चलाए आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 21 है हमारे पास, एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में से 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 30 ने स्वच्छता अभियान में जाने के लिए इच्छा जताई। 10 छात्रों ने इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। दोनों सामाजिक कार्यों में को कितने छात्रों ने पसंद किया? हमें कह रहा है टोटल बच्चे 100, जिसमें से 10 क्या हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया, यानी कि 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पेड़ लगाना पसंद आया या फिर स्वच्छता अभियान पसंद आया। आपको यहाँ पर यह समझना है उन 90 में से ही इन दो चीज़ों को पसंद किया जाएगा। अब आप यहाँ पर इसी प्रकार वेन डायग्राम बनाएंगे और ये आपने पेड़ लगाने वाले पसंद करने वाले हैं और ये स्वच्छता वाले हो जाएंगे हमारे पास। अब आपको कह रहा है 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। 50 और 70 हो रहे हैं 120, परंतु टोटल बच्चे हैं हमारे पास 90। तो आपको यहाँ पर तोड़ना आना चाहिए। आप किस प्रकार यहाँ पर कॉमन पार्ट लेंगे? यदि आपने लिया 20 लोग जो हैं वो कॉमन है। कॉमन कैसे हैं? दोनों चीज़ों को पसंद करने वाले। तो पेड़ों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल कितने हैं हमारे पास पेड़ को पसंद करने वाले 50, जिसमें से 20 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे 30। इस प्रकार यदि आप इस गोले को ना देखें तो आपके पास पेड़ को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे 30 और 20, यहाँ पर 50। अब उसी प्रकार जब आपको यहाँ पर स्वच्छता वाला पता है, स्वच्छता वाले हैं हमारे पास 70 लोग, तो 20 तो ये हो गए, 50 यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा यहाँ पर डायग्राम ये तो बन जाएगा। परंतु आपको मैंने कहा है इन तीनों को काउंट करके कितना आना चाहिए 90, परंतु जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 30 और 20 100, 30 और 20 50 और 50 100, ये हमारे पास 100 आ रहा है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ों को पसंद करने वाले टोटल हैं कितने 90, क्योंकि हमें सवाल में बोल दिया जो 10 लोग हैं वो कुछ भी पसंद नहीं करते दोनों में से। अब आपको ये कैसे तोड़ोगे आप? ये जो बीच का आपने कॉमन पार्ट लिया है यहाँ पर आप 30 मानेंगे। 30 लोग वो हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं। जब आप 30 यहाँ पर मान लेंगे तो स्वच्छता टोटल करते थे 70 लोग, 30 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ पर 40 आ जाएंगे। उसी प्रकार 50 लोग पेड़ लगाना पसंद करते थे, तो 30 तो ये है, तो 20 यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस प्रकार आप यदि इस गोले को ना देखेंगे तो आपको पता है पेड़ लगाने वाले कितने हो जाएंगे 20 और 30 50। इस गोले को आप देखेंगे स्वच्छता वाले 30 और 40 70। इस प्रकार हमारा यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। अब मैंने फिर से कहा है इन अंदर के नंबरों को जोड़ के कितना आना चाहिए हमारे पास 90। तो जब आप इसे जोड़ेंगे 20 और 30 50 और 40 90, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 30 लोग। तो हमें वही पूछा गया था दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया, तो आप बताएंगे 30 लोग ऐसे हैं दोनों, यानी कि कॉमन पार्ट, जिन छात्रों ने दोनों कार्यों को करना पसंद किया। अगला सवाल हमारे पास, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। यानी कि आपको कह रहा है यदि आपने मान लिया पिता को आप F मान लिया, माता को आपने M मान लिया, बड़े भाई को आपने B मान लिया
और छोटे भाई को आपने यहाँ पर C मान लिया। इस प्रकार आपने इन चारों की उम्र दे दी। F क्या है, पिता की वर्तमान आयु, M क्या है, माता की वर्तमान आयु, B क्या है, बड़े भाई की वर्तमान आयु और C छोटे भाई की। अब उसके बाद आपको कह रहा है दो भाइयों के बीच आयु का अंतर, यानी कि जब आप बड़े में से अंतर के लिए हमेशा छोटे भाई को घटाएंगे, उनके पिता और माता की आयु के अंतर के समान है, यानी कि फादर और मदर के अंतर के समान हो जाएगा। इस प्रकार आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमें कह रहा है बड़े भाई की उम्र 15 साल है, यानी कि बड़े भाई की आपको उम्र, वर्तमान उम्र यहाँ पर दी गई है 15 साल। बी की वैल्यू हमें पता है 15 साल हो जाएगी हमारे यहाँ पर। फिर कह रहा है छोटे भाई के जन्म लेने के समय उसकी माँ 37 साल की थी यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो। अब पिता माता से 5 साल बड़ा हो का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पिता और माता का डिफरेंस है वो 5 साल है। पिता माता से 5 साल बड़ा है, यानी कि पिता की उम्र में से जब मैं माता की उम्र घटा दूंगा तो 5 साल हमारे पास आ जाएगी। आपको वहाँ पर इसकी F माइनस M की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई थी। B की वैल्यू आपको 15 साल दी गई थी, तो आप यहाँ से C की वैल्यू आराम से निकाल देंगे। C उधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो 10 आ जाएगा, यानी कि छोटे बेटे की उम्र आ जाएगी, वर्तमान उम्र 10 साल। अब आपसे पूछ रहा है यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। आपको पता है बड़े बेटे की उम्र हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 15 साल जो हमें सवाल में दी गई है, छोटे की आ जाएगी हमारे पास 10 साल। अब आपको पता है जब छोटा बेटा पैदा हुआ तो उसकी माँ 37 साल की थी, और आज ये छोटा बेटा 10 साल का हो गया है, तो माँ भी आज यहाँ पर 47 साल की हो जाएगी। माँ की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी हमारे पास 47 ईयर्स। अब हमें कह रहा है तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। बड़ा बेटा कितने का है 15 का, माँ कितने की आज 47 की, तो बड़े बेटे के जन्म के समय 47 में से आप 15 साल को माइनस कर देंगे तो 32, क्योंकि बड़े बेटे माइनस क्यों किया, क्योंकि बड़ा बेटा आज है 15 साल का, तो 15 साल पहले उसकी माँ की आयु कैसे निकलेगी, आज उसकी माँ की आयु है 47, तो 15 साल पहले कितनी हो जाएगी जब बड़ा बेटे का जन्म हुआ 47 माइनस 15, 32 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल हमारे पास दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो ये हमारा किस प्रकार यहाँ पर फॉलो हो रहा है समीकरण, आपको यहाँ पर दिख रहा है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 8 17, और उससे बीच वाला पद यहाँ पर घटाना है -1, तो 9 और 8 17 -1, तो हमारे पास 4 डिजिट आ जाएगी। उसी प्रकार आप 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और उसमें से बीच वाला नंबर घटाना है, तो 9 में से 5 आप घटाएंगे तो 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे 4 और 7 11, उसमें से जब आप 2 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 हमारे पास उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो ये वाली आकृति हमें इन चारों में से कौन सी आकृति में निहित होगी वो बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। 25 हमारे पास 325, 259, 204, 160, और उसके आगे कौन सा नंबर आएगा हमें यहाँ पर वो बताना था। तो ये सीरीज़ हमारी किस प्रकार फॉलो कर रही है, आपको दिख रहा है 225 में से जब आप 66 को घटाते हैं यानी कि 66 को घटाते हैं तो 259 आता है। इसमें से आप जब 55 को घटाते हैं तो 204 आता है। इसमें से जब आप 44 को घटाते हैं तो आपके पास 160 आ जाता है। तो ये हमारा किस प्रकार चल रहा है, डबल डिजिट 66, 55, 44 और अब इसके बाद 33। तो आपको 160 में से 33 को यहाँ पर घटाना था, तो हमारा आ जाता है ऑप्शन ए 127, 127 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 126 है हमारे पास, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ डिवाइड है, डी का अर्थ गुणा हो तो इसका हमें मान बताना था। तो आपको करना कैसे है, हमें कहा गया है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ हमें माइनस बोला गया है, सी का अर्थ हमें डिवाइड यहाँ पर बोला गया है, और डी का अर्थ हमें गुणा बोला गया है। अब उसके बाद आपको ये नंबर इसी प्रकार रहने देना है और उसमें बॉड मास लगा देना है। सबसे पहले हमारे पास डिवाइड हो जाता है, तो
आप इस प्रकार यहाँ पर नंबर लिखेंगे सेम। अब आपको पता है 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 5, और 5 गुणा 5 हो जाएगा हमारे पास 25। तो इन तीनों को सॉल्व करके आ गया हमारे पास 25, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 30। तो 30 में से जब 25 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 27 हमारे पास, यदि एक का ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहनें हैं, जेड की माँ वाई जेड की माँ है, पी का बेटा पी बेटा है जेड का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन निश्चित रूप से यहाँ पर सत्य होगा। हमें कह रहा है ए पुत्र है क्यू का, यहाँ पर क्यू है उसका पुत्र है ए, फिर कह रहा है क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई बहनें हो जाएंगी। फिर हमें कह रहा है वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जेड है, और फिर कह रहा है पी बेटा है जेड का, तो पी बेटा है जेड का। तो आपको यहाँ पर तीनों पता है, ये आपस में, ये दोनों जब बहनें हैं, इनकी माँ ये है और इसका बेटा ये है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे हमारे पास, पी जो होगा भाई हो जाएगा। हमें कह रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो आपको 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी में जो दिख रहा है ए का मामा पी है, यानी कि जो ए होगा बच्चा, इसका मामा यहाँ पर पी हमें सीधे सीधे दिख जाएगा। पी क्यों होगा? क्योंकि जो पी है वो ए की माँ का भाई हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो इस प्रकार ए का मामा पी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 28 हमारे पास, एक 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आकार के बड़े केक को 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आकार के सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। बेसिक सा सवाल है। केक कैसा होता है हमारे पास? क्यूबॉइड होता है, घनाभ हो जाता है हमारे पास, और घनाभ का आयतन हम जब निकालेंगे बड़े वाले घनाभ के आयतन को, जब आप इस छोटे वाले घनाभ के आयतन से भाग देंगे तो आपके पास उन टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। तो आप टुकड़ों की संख्या बड़े घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? आप तीनों भुजाओं को गुणा करके, LBH 5 गुणा 30 गुणा 30, और छोटे वाले का आयतन कितना हो जाएगा उसकी भी हम तीनों भुजाओं को गुणा कर देंगे, 5 गुणा 10। तो इस प्रकार जब आप बड़े वाले को छोटे वाले के आयतन से माइनस कर वो भाग दे देंगे तो आपके पास टुकड़ों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो जब आप इसे भाग देंगे तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 10 से ये 30 3 बार कट जाएगा, और 5 से ये 30 6 बार कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 18, 6 गुणा 3, 18 हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। 29 हमारे पास, स्प्रिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। आपको चीज़ को यहाँ पर कैसे समझना है? टोटल मिश्रण है 20 लीटर, अब इसमें से 10 लीटर पानी है और बाकी स्प्रिट है, स्प्रिट और वाटर। तो आपको पता है 20 का 10% जब आप निकालेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर तो पानी है और बाकी 18 लीटर हमारे पास स्प्रिट हो जाएगा। अब हमें कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। तो आप बोलेंगे यदि आपने इसमें x पानी और मिलाया तो 25% पानी हो का मतलब है 75% फिर से स्प्रिट हो, तो 25 पानी आप बताएंगे 1, और ये आ जाएगा आपका 3:1। ये आपका नया अनुपात हमें भी मिल जाएगा। तो आप कहेंगे स्प्रिट हमने x लीटर पानी मिलाया, स्प्रिट तो अपनी जगह पर उतना ही रहेगा 18 लीटर, आपने 2 लीटर में x लीटर पानी मिलाया जो कि हमें सवाल में बताना है, और हमें कह रहा है नए मिश्रण में पानी की जो वैल्यू हो जाएगी 25% हो जाएगी। तो प्रतिशत को मैं कैसे लिखूँ? तो उसके बाद आपको पता है कोई मिश्रण पूरा 100% होता है, उसमें से 25% पानी होगा तो 75% स्प्रिट हो जाएगा। तो 75/25 3/1 हमारा अनुपात की फॉर्म में आ जाएगा। बस आपको इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 की जब मैं 2 + x में गुणा करूँगा 6 + 3x आ जाएगा, बराबर ये 18 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा मैं 18 के साथ करूँगा तो 18 ही हमें मिलेगा। फिर 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 12 हो जाएगा हमारे पास, तो x बराबर 4 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 लीटर पानी जब आप और मिलाओगे तो नए मिश्रण में 25% पानी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, एक रेलगाड़ी 80 मीटर और 40 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी। आपको यहाँ पर पहले एक चीज़ समझनी होगी। मान लीजिए ये ए और बी सिरे वाली रेलगाड़ी है और यहाँ पर पुल है,
तो ये रेलगाड़ी और इसकी दूरी है मान लीजिए 5 और इस पुल की लंबाई है 20। तो जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर देगी तो आप बताएंगे टोटल कितनी दूरी तय हुई, 25। इन क्योंकि ये पुल की लंबाई के साथ साथ आप रेल की लंबाई भी जोड़ेंगे। कैसे, मान लीजिए ये रेल इस पुल को पार करती है और ये पार करते करते यहाँ पर पहुँच गई, तो आप बताएंगे 20 + 5। 20 + 5 क्या होगी हमारे पास टोटल दूरी। आपको यहाँ पर यही समझना था। रेल वाले केस में हमें दोनों सिरों को यहाँ पर पार करवाना होता है पुल के। बस आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय हमारे पास आ जाता है, यानी कि चाल स्पीड बराबर दूरी। दूरी पहले से कर रहा है 800 मीटर तय, इसमें रेल की लंबाई हमने मान ली x जुड़ जाएगी और समय ले रहा है 100 सेकंड। वहीं दूसरे में चाल बराबर आ रहा है हमारे पास 400 मीटर प्लस x, यानी कि 400 मीटर दूसरा पुल है, उसे कर रहा है वो 60 सेकंड में। अब s और यहाँ पर भी s, तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर करेंगे 800 + x / 100 बराबर 400 + x / 60। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देनी है। तो जब आप इस 60 की गुणा 800 में करेंगे तो 8 और 6 को आप गुणा करके लिखेंगे 48 और ये 3 जीरो आ जाएंगे, प्लस x गुणा 60x हो जाएगा। वहीं जब इस 400 की गुणा आप 100 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 4 जीरो इस प्रकार आ जाएंगे, प्लस 100x आ जाएगा। x वाली टर्म आप एक साइड ले लेंगे तो 48,000 में से 40,000 जब माइनस हो जाएगा तो 8,000 आ जाएगा हमारे पास। वहीं ये 60 100 में से जब माइनस हो जाएगा तो 40x आ जाएगा। तो 8,000 को आप मुझे यहाँ से 40 को भाग दे देना है क्योंकि ये 40 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,000 / 40 बराबर x। 200 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमें यहाँ पर यही बताना था क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था रेलगाड़ी की लंबाई, जो कि हमने यहाँ पर x मानी थी। चाल बराबर दूरी बटे समय से हमारा ये सवाल यहाँ पर बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये था आज का सॉल्यूशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें।